हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चहल एकेडमी की इस पीवाईक्यू सीरीज में। हम यहाँ पे ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 1995 के क्वेश्चन किए थे और आज हम करने वाले हैं 1996 में पूछे गए प्रीलिम्स के अंदर में ज्योग्राफी यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चंस। आइए वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है रिलेटेड टू द हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो दो कंडीशन पूछे गए, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है, ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉ एयर फ्रॉम इंडियन ओशियन लीडिंग टू द इन ब्लो ऑफ दी। यानी अगर हम यहाँ पे सपोज कीजिए ये हमारे पास इंडिया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर में जो इंडियन ओशियन से, यानी यहाँ पे पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है आप जानते हैं, और ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो एयर आ रही है वो इनमें से चार टर्म्स में से कौन सा टर्म उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया 96 में। यहाँ पे सिंपल आप बोल सकते हैं कि जो एयर यहाँ पे की तरफ आती है, वैसे ये साउथ वेस्ट मॉनसून इसको हम बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉनसून एक्चुअली में होता क्या है। मॉनसून जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है। इस वर्ड को डिराइव किया गया अरेबिक के अंदर में, और इसका मतलब होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर सीजन में, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और पर्टिकुलर सीजन में चलने वाली विंड। जब ये दोनों चीज एक साथ हो रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी चल रही है और एक सीजन में भी चल रही है, तब उसको बोलते हैं मॉनसून। मॉनसून का मतलब बिल्कुल भी प्रेसिपिटेशन से नहीं होता है। प्रेसिपिटेशन हम जनरली दो चीजों को बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन एक होता है स्नोफॉल, यानी जब स्नो ऊपर से गिर रही है, और एक होता है रेनफॉल। यानी यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया इसका कोई भी मतलब रेनफॉल या स्नोफॉल से नहीं होता है। बट जब ये साउथ वेस्ट मानसून यानी साउथ वेस्ट से आने वाली मानसून विंड जो है, जब इंडिया की तरफ में आती है, इंडिया की तरफ में आती है, तो इधर की साइड से अरेबियन सी से और इधर की साइड बे ऑफ बंगाल से ये वाटर लेकर आती है। तो यहाँ पे रेनफॉल होती है, यहाँ पे रेनफॉल होती है, और धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर में रेनफॉल स्प्रेड हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में समर में चलने वाली विंड कौन सी है। तो इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट मानसून विंड, जो कि साउथ वेस्ट इक्वेटर और इक्वेटर के नीचे हाई प्रेशर जोन बनता है, और यहाँ से विंड कोरेलिस फोर्स में पहले ये अपने लेफ्ट डाइवर्ट हो जाती है। जैसे आप जानते होंगे कोरेलिस फोर्स के अंदर में सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड मूवमेंट होती है किसी भी चीज की, और यहाँ पे स्पेशली विंड और एयर की। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी एयर कोरेलिस फोर्स में राइट वर्ड मूव करती है। तो जैसे ये विंड हमारी इक्वेटर तक पहुंचती है, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, और राइट वर्ड शिफ्ट होने के बाद ये यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है। यहाँ से यहाँ का मतलब है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये हमारे इंडिया में जा रही है। तो ये इस विंड को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। सो दिस वन इज करेक्ट। सो आंसर में हम देख लेते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो ड्यूरिंग समर सीजन ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया एक ऐसा रीजन है पूरे वर्ल्ड में जहां पे इंडिया इज इक्वलेंट टू द कॉन्टिनेंट, यानी एक छोटे कॉन्टिनेंट की तरह ये काम करता है। इसके अंदर में माउंटेन्स भी हैं, इसके अंदर में रिवर्स भी हैं, इसके अंदर में वैलीज भी हैं, इसके अंदर में प्लेट्यूज भी हैं, इसके अंदर में हमें प्लेन्स भी दिखाई देंगे। तो जैसे सारी चीजें हमें कॉन्टिनेंट के अंदर में दिखाई देती है, वो सारी चीजें हमें इंडिया के अंदर भी दिखाई देती हैं। इसलिए हम इस रीजन को बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे डेफिनेटली इक्वेटर के पास होने की वजह से हाई टेम्परेचर बियर करता है, लो प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर में जो डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून चलती है। और स्पेशली जैसा आपने देखा अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में और वेस्टर्न घाट रीजन के अंदर में ये बारिश सबसे पहले पहुंचती है। लगभग 1 जून से लेकर 12 जून के बीच में ये ऑलमोस्ट ये हाफ ऑफ द इंडिया तक ये फैल जाती है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पे। साउथ ईस्ट मानसून की अगर हम बात करें, डेफिनेटली वो ये नहीं होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट का मतलब है साउथ ईस्ट से आने वाली विंड। तो वो हमारा डेफिनेटली इंडिया के अंदर में विंड नहीं लाता है। तो क्योंकि कोरलिस फोर्स की वजह से वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ में मूव कर जाती है विंड। तो विंड जनरली जो ब्लो कर रही है वो साउथ ईस्ट टुवर्ड द इंडिया कॉन्टिनेंट। द साउथ ईस्ट मानसून इज मोर रेलेवेंट टू रीजन लाइक ऑस्ट्रेलिया। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे हम बोल सकते थे ये करेक्ट है, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में ये रॉन्ग हो जाएगा। ट्रेड विंड बोलते हैं, डेफिनेटली नो। साउथ ईस्ट मानसून ये भी नहीं बोलते हैं।
जो मैंने बताया आपको साउथ वेस्ट को बोला जाएगा ट्रेड विंड, मतलब ट्रेड करने वाली। जो पास्ट में अगर हम देखेंगे तो पास्ट में जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो प्रेशर बेल्ट की जो विंड्स होती हैं उनको ट्रेड के लिए भी यूज किया करते थे, और ट्रेड के लिए यूज करने वाली विंड का नाम पड़ गया ट्रेड विंड। ये हमारी अर्थ के ऊपर में अगर सपोज कीजिए, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज इक्वेटर, और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिन को उनके ऊपर हाई प्रेशर, यहाँ पे कैंसर के ऊपर सपोज कीजिए हाई प्रेशर, और यहाँ पे मान लीजिए लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस तरीके से ये विंड ब्लो करती है। जब ये इस तरीके से विंड ब्लो करती है तो पुराने टाइम पे जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, ये इसी विंड को, क्योंकि उस टाइम पे मोटर वगैरह डेवलप नहीं हुई थी, तो इसी विंड को यूज करते हुए पानी के अंदर में एक जगह से वो दूसरी जगह जाया करते थे। डेफिनेटली ये भी हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रॉन्ग आंसर हो जाता है। और डेफिनेटली वेस्टर्लीज इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो वेस्टर्लीज होती है, वेस्टर्लीज का मतलब वेस्ट से चलने वाली जो विंड है, जो कि हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो जनरली पूछा गया है वो हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून से हमें ज्यादा एक अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। तो हाँ, ये जो आंसर होगा इसका होगा साउथ वेस्ट मॉनसून। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले आपको ये जानकारी देना चाहते हैं, चहल एकेडमी प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स लॉन्च करने जा रही है 2025 के लिए। यहाँ पे 25 मई को जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है 2025 में, उसके लिए हम 120 दिन का प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम सारी चीजें कवर कराने वाले हैं। सिर्फ 4 महीने की टाइम ड्यूरेशन में पूरे सिलेबस आपके कवर किया जाएगा। 500 से ज्यादा घंटे की क्लासेस होंगी। जो भी डेली क्लास में कराया जाएगा उसका उसी क्लास सेशन के अंदर में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। करंट अफेयर सेशन यहाँ पे पूरे 2-3 साल का जो करंट अफेयर है, जितना भी यूपीएससी के लिए चाहिए, वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। जो भी चीज चाहिए वो सारी चीज हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। पीवाईक्यूज, यानी जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, हम 1995 से स्टार्ट किया था, हम 2024 तक यहाँ पे पेपर करेंगे, और इसके अंदर भी पूरी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर सेशन भी हम लेकर आने वाले हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि हम एलिमिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं, यानी आप अपने मार्क्स को और ज्यादा बूस्ट कैसे कर सकते हैं। ये कुछ स्टूडेंट है जो कई बार प्री में कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, तो क्या उनमें कमी रहती है जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वहां पे किस तरीके से उसको रेक्टिफाई किया जाए, ऐसी चीजें हम टीचर जो है ये सब डिस्कस करने वाले हैं। जीएस की क्लासेस यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे चलेगी, 2 बजे से लेकर 7:30 बजे तक शाम को। 5 दिन ये क्लास चलने वाली है। सी सेट इसमें 2 दिन के लिए कराया जाएगा, सैटरडे और संडे। 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये क्लास चलने वाली है। प्लस में करंट अफेयर का सेशन, यानी हर सैटरडे यहाँ पे करंट अफेयर, हम पूरा करंट अफेयर कराने वाले हैं 4 से लेकर 7 बजे तक, और ये पूरे 4 महीने तक चलेगा जब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है और कोर्स लेना चाहते हैं, तो इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। जीएस, सी सेट और करंट अफेयर को सिर्फ 14,999 में हम कवर कराने वाले हैं। अगर आप सी सेट पहले से उससे सेटिस्फाइड हैं, नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं है, जीएस और करंट अफेयर को आप कर सकते हैं। जस्ट 12,999 में ये कोर्स अवेलेबल है। और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। दिस इज द असर्शन, पहली स्टेटमेंट। सेकंड, इसका रीजन दिया हुआ, ऐसा क्यों है, इक्वेटर के पास थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल क्यों है? तो इसका रीजन है हाई टेम्परेचर होता है, और उसकी वजह से हाई ह्यूमिडिटी, क्योंकि डेफिनेटली हाई टेम्परेचर होगा और समुद्र का है, डेफिनेटली ओशन है, तो उसमें हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन भी होगा, एयर के अंदर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओरोग्राफी यहाँ पे मेंशन नहीं है। कन्वेक्शनल का मतलब है कि जब पानी गर्म होता है तो वो पानी ऊपर की तरफ में जाता है, और जानते होंगे आप लोग, जब भी पानी ऊपर की तरफ में जाता है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है, जिसको हम जनरली एडियाबेटिक लाप्स रेट के नाम से जानते हैं। कि जब भी एयर ऊपर की तरफ में जाएगी तो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट होता है, डेफिनेटली वॉल्यूम ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वॉल्यूम हमारा कम होता चला बढ़ता चला जाएगा। पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होता रहेगा। गैप इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा कम होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाते जाते कम होता चला जाता है, इस एयर की जो एयर प्रेजेंट है जिसके अंदर पानी प्रेजेंट है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
ये कम होती चली जाती है। तो डेफिनेटली जैसे अगर मान लीजिए किसी एयर के अंदर में 100 ग्राम वाटर प्रेजेंट है, वो 25 डिग्री सेल्सियस में 100 ग्राम उसने कैरी किया हुआ है। जैसे-जैसे एयर ऊपर जाएगी, उसका टेम्परेचर हो गया मान लीजिए 19 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी भी उसमें 100 ग्राम है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम हो चुकी है क्योंकि टेम्परेचर कम है। मान लीजिए 19 डिग्री सेल्सियस पे उसकी कैपेसिटी है 19 ग्राम की, 90 ग्राम की, तो 19 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। अभी भी इसके अंदर में 100 ग्राम है, तो रिमेनिंग जो 10 ग्राम होगा, उसकी बारिश यहाँ पे हो जाएगी। ये जनरली कॉन्सेप्ट होता है हमारे जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेन इन मोस्ट हाफ आफ्टरनून नियर द इक्वेटर। क्या ये सही है? डेफिनेटली ए एंड आर यानी असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाता है दैट इज ए, बोथ आर करेक्ट। तो डेफिनेटली वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो इट इज ट्रू दैट एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। आप बिल्कुल ही इक्वेटर के पास में चले जाएंगे तो लगभग पूरे साल का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक भी सेकंड के लिए नहीं रुकेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी बारिश हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि थ्रू आउट कंटिन्यूअस बारिश होती है। थ्रू आउट ईयर का मतलब है किसी भी मौसम में बारिश हो सकती है, किसी भी मंथ में बारिश हो सकती है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इक्वेटोरियल बेल्ट में ऐसा एक्सपीरियंस किया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कंटीन्यूअस बारिश होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ही बारिश हो। और रीज़न भी इसका करेक्ट है कि यहाँ पे जो इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट चलता है और उससे बारिश डेली-डेली होती है। हमारे जो दूसरे स्टेटमेंट हैं, वो यहाँ पे रॉन्ग होते हैं और बट ये फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पांसिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव के डिफ्लेक्शन के लिए? जैसा कि आप जानते हैं, सपोज कीजिए हमारा अर्थ है। अर्थ के ऊपर जो नेक्स्ट लेयर आती है हमारे पास इमीडिएट लेयर एटमॉस्फेयर के अंदर दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर आता है स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के ऊपर आता है हमारा थर्मोस्फेयर। अब जो थर्मोस्फेयर जो लेयर होती है, थर्मोस्फेयर का मतलब ही नाम से आपको पता चल रहा है, थर्मो का स्फेयर। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसी गैसेस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जब सनलाइट इसमें आती है तो ये इसको ट्रैप कर लेती है। यानी जब सनलाइट इस वाले लेयर में आएगी, इस पर्टिकुलर लेयर में आएगी, तो ये इसको ट्रैप कर लेगी, जिसकी वजह से हमारे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हमारा टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ता है। और जब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है, स्पेशली गैसियस पार्टिकल, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक आयन में और एक फ्री इलेक्ट्रॉन में। इसी मिक्सचर को यहाँ पे आयनोस्फेयर बोला जा रहा है। तो ये जो आयनोस्फेयर है, ये जनरली पास्ट में, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ऊपर की तरफ में आयनोस्फेयर बन रहा है, थर्मोस्फेयर की एक पार्ट है आयनोस्फेयर। तो जब यहाँ से पहले के टाइम में जब सैटेलाइट बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो हम यहाँ से डायरेक्ट करते थे टुवर्ड दिस, और फिर ये रिफ्लेक्ट करके हम यहाँ पे एक रिसीवर रिसीव करता था यहाँ पे, और यहाँ पे जो पर्सन है, जो भी रिसीवर है, उसको रिसीव कर लेता था। यानी इस वाले टाइप से यहाँ से इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये वापस आ जाएगी। तो अगर ये इन दोनों के बीच में 100-150 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर का और इससे भी ज्यादा अगर किलोमीटर डिफरेंस है, तो हम कम्युनिकेशन कर सकते थे। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये जो हमारा टेम्परेचर रेज होगा, ये डे के टाइम पे होगा, नाइट के टाइम पे इतना ज्यादा टेम्परेचर रेज नहीं होता, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इसके अंदर में नाइट में हमारा जो पुराने के टाइम पे अपने पेरेंट्स से अगर आप पूछेंगे तो उनको पता चलेगा आपको कि पहले के टाइम पे नाइट में हमारे जो टीवी थे वो नहीं चलते थे, और अगर चलते थे तो बहुत जो वीक चैनल होते हैं सिर्फ वही चलते थे, जिसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक्स चाहिए होते थे, वो नहीं चलते थे। रीजन इसके आपके सामने है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है रेडियो वेव्स का। सो ये आंसर करेक्ट होगा, आयनोस्फेयर। डेफिनेटली ये हमारी जो थर्मोस्फेयर अगर यहाँ पे मेंशन होता तो हम उसको भी मेंशन कर सकते थे, बट इन चारों लेयर में से अगर हम देख पा रहे हैं तो दिस वन इज द बेस्ट आंसर। तो वही हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये लोकेटेड होता है 60 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर, लेकिन एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे तो 400 किलोमीटर के आसपास तक का आप मान सकते हैं। तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक्स में हमें थोड़ा आगे पीछे वैल्यू दिख सकती है। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही गलत नहीं है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन के जनरेशन की वजह से आयनोस्फेयर बन जाता है और जो एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, और वो रिफ्लेक्टर जो है रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके वापस से एक जगह से उठती है, और ये रिफ्लेक्शन होके यहाँ से ये बैक आ जाती है। तो एक हमारा ट्रांसमीटर होगा
और एक हमारा रिसीवर होगा और इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे। लेकिन आज के टाइम पे हम इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे सैटेलाइट्स बना देते हैं। तो सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं वो काफी ज्यादा डिस्टेंस जाके वहां से रिफ्लेक्ट करता है। तो डेफिनेटली आज थोड़ा और एडवांस हो गया, बट जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली डी जैसे आयनोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाक बे कहाँ लाई करता है? पाक बे लाइज क्या गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात के बीच में, या फिर मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में? थर्ड ऑप्शन है लक्षद्वीप मालदीव्स में, या फिर अंडमान एंड निकोबार के किसी आइलैंड के बीच में लाई करता है। डेफिनेटली ये जो हमारा पाक बे है ये गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है। यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे, हमारा जो क्वेश्चन है पाक बे के ऊपर है, तो दिस इज आवर पाक बे। तो ये हमारा है, हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नार है, इसके पास में है ये। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो पाक बे इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आपको पेपर के लिए इस तरह के जो ऑप्शन है ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है। ये जो रन ऑफ कच्छ है हमारा, इसके पास में गल्फ ऑफ कच्छ है। इधर दमन एंड दीव जो आपको आइलैंड्स दिखाई देते हैं, वो जो यूटी आपको दिखाई देती हैं, और ये यहाँ पे मिलेगा आपको गल्फ ऑफ खंबात। यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है। उसी के नीचे अगर हम देखेंगे बैक बे आपको दिखाई देगा। तो सिर्फ आपको यही याद नहीं रखना, आपको ये भी सारी लोकेशन इसमें याद रखनी कि गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है, खंबात कहाँ पे है और मन्नार कहाँ पे है। डेफिनेटली जो ज्यादातर न्यूज में रहते हैं किसी ना किसी इशू की वजह से, क्योंकि इसके नीचे श्रीलंका है, और श्रीलंका से कभी ना कोई इशू चलता रहता है। इस वजह से क्वेश्चन कई बार ऐसी जगह से ज्यादा आते हैं जो कुछ पर्टिकुलर न्यूज में काफी टाइम तक बना रहा हो। सो द बेस्ट आंसर इज द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द बे ऑफ बंगाल। सो बी इज करेक्ट आंसर। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे लाई करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पाक बे इज अ बॉडी ऑफ वाटर लोकेटेड बिटवीन द साउथ ईस्ट इंडिया जो है कोस्ट ऑफ इंडिया, और जो हमारा नॉर्थ कोस्ट ऑफ श्रीलंका है उसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे फोटो में दिखाया। तो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात की अगर हम बात करें, तो ये जैसे कि लोकेशन मैंने आपको दिखाई है, तो ये हमें गुजरात वाले रीजन में हमें ये दिखाई दे रहा है। और इस वाले एरिया के अंदर में टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें टाइडल पोर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि कांडला पोर्ट हो गया यहाँ पे। तो टाइड्स की वजह से बहुत ज्यादा इसको हेल्प मिल जाती है। तो टाइडल पोर्ट होता है गुजरात के अंदर में कांडला पोर्ट। वहीं पे अगर हम सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट है लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। लक्षद्वीप और मालदीव इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाते हैं। दोनों ही इंडियन ओशन का पार्ट है। ये एक आर्कीपेलागो का भी पार्ट है। आर्कीपेलागो का मतलब होता है जब एक से ज्यादा आइलैंड्स कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज आर्कीपेलागो, जो कि साउथ वेस्ट ऑफ कोस्ट में, OFF ऑफ कोस्ट में है इंडिया के। और एक इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशन है, जैसे कि आप जानते हैं कुछ टाइम पहले ये न्यूज में भी था, क्योंकि मोदी जी ने एक बार अगर वहां पे अपने लक्षद्वीप में यहाँ पे कुर्सी बिछा के वो बैठे और मालदीव्स की इकोनॉमी डाउन हो गई, आपने सुना होगा। डेफिनेटली बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बट ये जो पर्टिकुलर एरिया है किसी ना किसी वजह से ये न्यूज पे रहता है। कई बार ये चाइना से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, कई बार ये किसी दूसरे यूएसए से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। कुछ कंट्रीज यहाँ पे नेवल बेसिस बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो इस वजह से ये ऐसे क्वेश्चन आने बहुत लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे भी ये आप जानते ही हैं कि ये इंडियन आर्कीपेलागो है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में हमारे अंडमान एंड निकोबार बनता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस, मैराइन लाइफ और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑलमोस्ट हर टाइप के यहाँ पे आपको फॉरेस्ट जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। हर टाइप के मैंग्रोव्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारी स्पीशीज ये सपोर्ट करता है। बट डेफिनेटली जो लोकेशन है इसमें जो मेंशन की गई है क्वेश्चन के अंदर में, वो इससे काफी ज्यादा दूर हमें दिखाई देती है। तो दिस इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। और अपनी रिसेंटली आपने सुना होगा कि अंडमान एंड निकोबार में इंडियन गवर्नमेंट 72,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेकर आने वाली है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इस तरह की लोकेशंस भी हमें पढ़ लेनी चाहिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन पूछा गया है डॉटेड ब्रोकन लाइन जो यहाँ पे मैप में मेंशन्ड है। यहाँ पे जो ये सारी डॉटेड लाइन यहाँ पे जो मेंशन्ड है, ये कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है? डेफिनेटली आप जानते होंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन एग्जिस्ट करती है, और एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन एग्जिस्ट करती है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज ड्यूरंड लाइन। तो यहाँ पे जो मेंशन की गई है दैट इज द ड्यूरंड लाइन।
मैकमोहन लाइन अलग जगह पे है, ये हमारे जानते होंगे कि आप चाइना के साथ में बना रही है। और ये जो दूसरी हमारे यहाँ पे दी हुई है लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में 1947 में खींची गई थी, डेफिनेटली ये वो नहीं है, क्योंकि जो आप डॉटेड लाइन देख पा रहे हो इंडिया यहाँ कहीं है और ये हमारा पाकिस्तान वाला रीजन है, क्योंकि यहाँ पे अगर बालूचिस्तान मेंशन किया हुआ है तो आप इसको लगा सकते हैं कि बालूचिस्तान हमारा ये सदर्न पार्ट के पास पाकिस्तान वाले रीजन में आ जाता है। तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है इंडिया नहीं होगा। तो इंडिया इधर है, इधर की तरफ अफगानिस्तान ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है दैट इज पाकिस्तान। थर्ड फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ, रूट फॉलोड बाय दी यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन, डेफिनेटली ये भी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन जो है वो हमें पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये दिखाई देती है, लगभग 2670 किलोमीटर की ये हमें लाइन दिखाई देती है। 1893 12 नवंबर को ये बनाई गई थी और इसको बनाने वाले थे सर मोर्टिमर डूरंड, जिसके नाम से डूरंड लाइन बनी है। ब्रिटिश इंडिया के अंदर में ये थे और इन्होंने अफगान जो आमिर अब्दुल रहमान खान है उनके साथ में मिलकर ये लाइन को डिमार्केट किया था बिटवीन द अफगानिस्तान एंड दी पाकिस्तान। नेक्स्ट, अगर मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें, सपोज कीजिए अगर हम ऐसा ये इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करें, तो ये यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एक्चुअली मैकमोहन लाइन। यहाँ पे मैकमोहन लाइन बनी है और जो मैकमोहन लाइन है ये 1914 में ही बना दी गई थी। इंडिया और चाइना के बीच में ये लाइन एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट जो लाइन इन्होंने पाकिस्तान की साइड में मेंशन की है, यानी अगर हम ये लोकेशन माने, सपोज कीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है, तो ये वाली जो इस साइड वाली लाइन है, लाइन ऑफ डिमार्केशन, डेफिनेटली वो लाइन इसमें यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। जो जो एग्जाम में जो ये पूछी गई है वो लाइन है हमारी ड्यूरेंट लाइन। नेक्स्ट अगर आ जाते हैं एक्सपीडिशन, जो यंग हस्बैंड जो लाइन है, आपको पता होगा कि जो ये दिस पाथ फॉलोड बाय द ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपीडिशन लेड बाय द फ्रांसिस यंग हस्बैंड इनटू द तिब्बत में जब एंटर किया था 1903 और उससे 1904 में, ये उस टाइम की बनी हुई लाइन डेफिनेटली नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आंसर है दैट इज आर ड्यूरेंट लाइन, ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ में। सैडल पीक पूछा गया है, अगर आप इसको जानते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इसको सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये हाईएस्ट पीक कहाँ की है, यानी अंडमान निकोबार के अंदर में कौन से आइलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, सैडल पीक। तो ये अगर आप लोकेशन अगर आपने किया हो तो आप डायरेक्टली इसमें कर सकते हैं कि ये जो हमारा है नॉर्थ अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज द सैडल पीक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे है हमारा नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोको आइलैंड है, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है। कोको आइलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड के बीच में कोको स्ट्रेट भी पड़ता है। और अगर आप यहाँ पे इस वाले पार्ट में देख रहे हैं तो यहाँ कहीं हमारे पास सैडल पीक हमें देखने को मिलता है, जो कि यहाँ की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद नॉर्थ के बाद हमारे पास बहुत सारे मिडल पड़ता है, लिटल पड़ता है, आपके पास ये सारे अंडमान यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 2 अंडमान के अंदर में और एक निकोबार के अंदर में डिस्ट्रिक्ट आता है। सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ जो आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट हमारा जो 6.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई करता है। इंदिरा पॉइंट जो है वो इंदिरा गांधी जो है उनके नाम से पड़ा है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, जो हमारे नर्दर्न पार्ट में नर्दर्न मोस्ट इंदिरा कोल पॉइंट है, इंदिरा कोल पॉइंट है नर्दर्न मोस्ट, यानी जम्मू कश्मीर पार्ट में। ये जो है ये गॉडेस जो लक्ष्मी है, गॉडेस लक्ष्मी उनके नाम से पड़ा है। लेकिन जो नीचे वाला जो 6.4 डिग्री इसकी अगर हम बात करें तो ये इंदिरा गांधी के नाम से पड़ा। यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, ला हेंचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, हेलीकॉप्टर पॉइंट, और यहाँ पे बहुत सारे पावर से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बट डेफिनेटली जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली सैडल पीक हमारे नदन अंडमान में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी जो पीक का हाइट है 732 मीटर, आप यहाँ पे देख पाएंगे। पूरे आर्किपेलागो के ऊपर जो नदन पार्ट है उसके अंदर में सबसे हाईएस्ट पीक है। ग्रेट निकोबार जो मैंने अभी आपको दिखाया सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है, जिसके नीचे अगर थोड़ा और जाएंगे तो सुमत्रा आइलैंड आ जाएगा इंडोनेशिया का, और यहाँ पे इंदिरा पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा रिच है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस भी है। और जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि अंडमान निकोबार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है 72,000 करोड़ का, वो 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो इस ही
ग्रेट निकोबार पे बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिडल अंडमान, डेफिनेटली मिडल अंडमान की अगर हम बात करेंगे तो ये सेंट्रल में लोकेटेड है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ट्राइबल पॉपुलेशंस जैसे सेंटिली, निकोबारीज, जाड़ावाज, ऐसी बहुत सारी यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं जो पीवीटीजी कैटेगरी के अंदर भी आती हैं, वो जो हमारे बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। लिटिल अंडमान की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये नीचे वाले पार्ट में आता है, साउथ अंडमान आइलैंड में आता है ये। वाटरफॉल, बीचेस और ये विस्परे जो वाटरफॉल्स होते हैं, बहुत अच्छे दिखने वाले, ऊपर से ऐसे गिरने वाले वाटरफॉल्स, उसके लिए फेमस है। तो इसका जो आंसर हो जाता है दैट इज द नॉर्थ अंडमान इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे सेवंथ क्वेश्चन की तरफ में। सेवंथ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैच दी फॉलोइंग, इसको मैच कीजिए। कौन सा जो मिनरल है आपको कौन सी जगह पे मिलता है। यहाँ पे अगर हम मैग्नीज की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीज मध्य प्रदेश, सेंट्रल मध्य प्रदेश और ईस्ट मध्य प्रदेश में मिलता है, तो ये करेक्ट दिख रहा है हमें। निकेल जो है, निकेल उड़ीसा के अंदर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेड की अगर हम बात करेंगे राजस्थान, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एस्बेस्टस की अगर हम बात करेंगे डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एस्बेस्टस आपने कभी देखा होगा कि सीमेंट के जिसने जैसे दिखने वाला, कई बार कुछ लोग घर की छतों के ऊपर में इस तरह की टीन लगा लेते हैं। जो टीन जो होती है वो जो सीमेंट जैसी टीन लगती है, वो सीमेंट की टीन नहीं होती है, जबकि वो मेनली ये जो टीन है ये बनी होती है एस्बेस्टस से। ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है और ये ज्यादातर जो वो लोकेशंस हैं जो बहुत पहले बनी है, यानी इंडिया के बनने से भी पहले पेनिनसुलर इंडिया बना था, यानी जो आज का इंडिया उससे पहले पेनिनसुलर इंडिया बना था, लगभग उस टाइम पे ये सारी चीजें बन चुकी हैं। कुछ अरावली का पार्ट है, कुछ हमारे विंध्यन का पार्ट है और कुछ हमारे जो साउथ इंडिया में जो हमारे क्रैटॉन्स बने हुए हैं उसका पार्ट है। तो ये जो आंसर है इसका सी इज द करेक्ट आंसर, यानी चारों के चारों इसमें करेक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे मैग्नीज और डिपॉजिट आपको मिलेंगे उड़ीसा के अंदर में। निकल के रिजर्व, ये डेफिनेटली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो हमारे मिनरल से रिलेटेड जो चैप्टर होता है ज्योग्राफी के अंदर में, उसको एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सारा का सारा हम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर में लेड जिंक बहुत ज्यादा मिलता है, इसकी जो ऑक्साइड जो उसके जो ओर्स होते हैं, जिंक और यहाँ पे काफी ज्यादा मिलते हैं। बट डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि राजस्थान के अंदर में उतना ज्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, उतना ज्यादा निकाल नहीं रहे हैं जितना रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एनवायरमेंट की आती है। अगर नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसा कि मैंने बताया आपको, एस्बेस्टस यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। इसको हम कई बार सीमेंट के अंदर भी मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर में आते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग। यहाँ पे रिवर्स को आपको अरेंज करना है, लाइक किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पैन गंगा को आपको नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे अरेंज करना है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम अरेंज करना चाहेंगे तो ये जो लोकेशंस है ये सभी नॉर्थ टू साउथ ऐसे अरेंज है, यानी ये एक्सट्रीम नॉर्थ में, एक्सट्रीम साउथ में और ये बीच में, यानी ये अरेंजमेंट जो है ये करेक्ट है। यानी जो ए आंसर है दैट इज एक्चुअली करेक्ट। पहले वन आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा और उसके बाद में फोर्थ आएगा। देख लेते हैं हमारे जो किशन गंगा है, डेफिनेटली आप जानते होंगे गंगा गंगा तो एक ही जगह पे एग्जिस्ट करती है, जो कि उत्तराखंड में स्टार्ट होती है सतोपंथ से, नंदा देवी से स्टार्ट होती है, भागीरथी से स्टार्ट होती है, सतोपंथ से स्टार्ट होती है और गंगोत्री, 5-6 पॉइंट से गंगा रिवर स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद में ऋषिकेश में एंटर करती है, शिवालिक में एंटर करती है, हरिद्वार में एंटर करती है और धीरे 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 करके वो लखनऊ के साथ से होते हुए और एंटर कर जाती है इलाहाबाद में। फिर वो पटना में एंटर करके झारखंड के ऊपर से जाते हुए वेस्ट बंगाल में फर्रुखाबाद से वहां पे डिवाइड हो जाती है बांग्लादेश और हमारे कोलकाता की तरफ में। तो वहां जो गंगा है, लेकिन उसका जो सेम स्टेटस कुछ पर्टिकुलर लोकल एरियाज में उसको डे स्टेटस दिया हुआ, जैसे यहाँ पे किशन गंगा जम्मू कश्मीर में बहने वाली एक रिवर का नाम है। गंगा जो है वो डेफिनेटली आप जानते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। वेन गंगा जो है वो मध्य प्रदेश में फ्लो करने वाली और महाराष्ट्र में फ्लो करने वाली एक रिवर है। वहीं पे पैन गंगा जो है वो महाराष्ट्र के लोअर वाले पार्ट में, यानी सदर्न मोस्ट पार्ट में यहाँ पे मूव करती है, जो कि नीचे कर्नाटका के बिल्कुल पास में रीजन में पड़ेगा, बट विद इन वो महाराष्ट्र पड़ता है। तो अगर हम क्वेश्चन का अगर आंसर देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट दैट इज ए इज करेक्ट। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पैन गंगा इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ट्राइस फॉक्स, 3 बार फॉक करती है इनटू द टू स्ट्रीम्स
and reunite a few miles farther on and thus forming the island Shri Rangapatnam, Shiva Sundara and Shri Rangam. यहाँ पे तीनों का ये जो आइलैंड बन रहा है, ये किन रिवर की वजह से बन रहा है, किस वजह से ये रिवर के कौन सी रिवर का ये मेन पार्ट है, दैट इज द कृष्णा। कृष्णा इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इसको। यानी क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि हमारा ऐसा इस तरीके से रिवर जो है ऐसे डिवाइड हो रही है, डिवाइड होने के बाद दोबारा से मिल जाती है और दोबारा से मिलने के बाद में ये फिर ये तीन तरह के हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो है आइलैंड का फॉर्मेशन कर रही है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो कावेरी इज द करेक्ट आंसर। तो कावेरी रिवर को जिसको हम के से भी लिख सकते हैं और सी से भी लिखा जा सकता है, इज नॉन एज फोर्किंग इनटू टू स्ट्रीम। जैसे फॉक होता है हमारा, ट्यूनिंग फॉक होता है, इसके दो फोक होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ऐसे ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, देन रीयूनाइट हो जाती है कुछ किलोमीटर चलने के बाद। और उसके बाद कुछ हमारे जो आइलैंड्स जैसे कर्नाटका के अंदर में श्री रंगपटना बनाती है, यहाँ पे कर्नाटका के अंदर ही शिवा सुंदरम समुद्र बनाती है, और यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर में श्री रंगम बनाती है। डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन दैट इज कावेरी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। सॉरी मैंने गलत मार्क कर दिया था, यहाँ पे कावेरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर आते हैं हम यहाँ पे तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की अगर हम बात करेंगे तो ये तो एक एक इसकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। डेफिनेटली ये काफी ज्यादा डिस्टेंस से है, वहां से काफी ज्यादा दूर है। वेस्टर्न घाट से ये निकलती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में एंटर करती है और वापिस में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाती है। कृष्णा भी हमारे वेस्टर्न घाट के आसपास से महाराष्ट्र में जो हमारा महाबलेश्वर के आसपास से ये स्टार्ट होती है, फिर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में एंटर करने के बाद बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इरिगेशन और वाटर सप्लाई के लिए, और यहाँ पे अगर ये नहीं होती तो डेफिनेटली एक लाइफ लाइन भी बोल सकते हैं कृष्णा कावेरी रिवर को, स्पेशली कृष्णा रिवर को। लेकिन कुछ साल से जो कृष्णा रिवर है वो पानी उसमें कम होता जा रहा है, तो गोदावरी का जो है पानी यहाँ पे एंटर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पोल्लावरम पोल्लावरम यहाँ पे कैनाल और धौलेश्वरम धौलेश्वरम जो कैनाल सिस्टम है, दो सिस्टम जो है यहाँ पे इंडिया के सबसे बड़े लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर में आते हैं। यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन यानी डेफिनेटली आप अगर नॉर्दर्न सदर्न पार्ट में अगर जाएंगे, मान लीजिए कि हम यहाँ की रिवर को यहाँ से ऐसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा लो हाइट है, हाइट यहाँ पे कम है, यहाँ पे हाइट ज्यादा है, तो लो हाइट से ज्यादा हाइट तक पहुंचाना पड़ेगा। डेफिनेटली इस वाले एरिया में हमें ज्यादा यहाँ पे हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तो पहले पानी को पंप के थ्रू हमें अपलिफ्ट करना पड़ेगा और उसके बाद वेली बना के हमें इस कृष्णा रिवर में डालना पड़ेगा। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा। डेफिनेटली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। गोदावरी की अगर हम बात करेंगे तो ये तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदर में ये अपना बेसिन बनाती है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी इंडिया की। तो यहाँ पे जो दक्षिण गंगा भी इसको बोला जाता है, यानी साउथ की गंगा, इज क्रूशियल फॉर द एग्रीकल्चर एंड द वाटर रिसोर्सेज इन दिस पर्टिकुलर रीजन। हमारे अकॉर्डिंगली अगर हम आंसर देखते हैं तो कावेरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन। सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉटन के लिए हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। एक तो सबसे पहले इसको पानी की क्वांटिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है, प्लस में दूसरी चीज है ब्लैक सॉइल अगर मिल जाए तो और ज्यादा अच्छी तरीके से इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे हो सकती है। तो दो ये प्राइमरी चीजें हैं, और ये दोनों चीजें अगर आप इंडिया के ऊपर फोकस करेंगे तो साउथ इंडिया वाले पार्ट में आपको ये ज्यादा दिखाई देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल और ये वेस्टर्न पार्ट मेंशन्ड है, ये काफी दूर है यहाँ से, वेस्टर्न इंडिया भी काफी दूर है यहाँ से। लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है जहाँ पे ये हमें कॉटन ग्रो करने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए, प्लस में जो ब्लैक सॉइल चाहिए, इन चारों रीजन में सबसे ज्यादा आपको इस पर्टिकुलर रीजन में मिलेगी। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो आंसर इज सी, वेस्टर्न एंड दी सदर्न इंडिया में मिलेगा। गुजरात जो हमारा डेक्कन ट्रैप जो है, अब उसको डेक्कन ट्रैप को आप कभी सोचते होंगे कि डेक्कन ट्रैप को डेक्कन ट्रैप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर में जब यहाँ से लावा निकला तो लावा इधर की तरफ में एक्सपेंड हुआ और यहाँ से एक्सपेंड हुआ। जहां आज का विंध्यन माउंटेन आपको दिखाई देता है, वहां से हमारा लावा निकला, और जहां जहां एरिया इस लावा ने कवर कर लिया उसी को हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप।
कुछ साल बाद ये सूख गया, सॉलिडिफाई हो गया, कूल हो गया, इसके ऊपर दोबारा से ग्रीनरी आ गई। ग्रीनरी आने के बाद प्लांट एनिमल ग्रो करने लगे। कुछ लाख साल बाद दोबारा से, कुछ हजारों साल बाद दोबारा से इसके ऊपर लावा हुआ और एक और लेयर के अंदर में वो सब डेब्रिस फंस गया। फिर दोबारा से इसके ऊपर ग्रीनरी आई, प्लांट एनिमल फ्लोरा फोना आए, फिर दोबारा से लावा आया और इसके ऊपर फिर ये हो गया। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पे बोला जाता है ट्रैप। यानी इसमें 3 बार यहाँ पे जो लाइफ है, उसके जो कारकेजेस हैं, डेब्रिस है, रिमेन है, वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इन वाले रीजन के अंदर में हमें यहाँ पे दिखाई देगी ब्लैक सॉइल। और यहाँ पे डेफिनेटली कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे वाटर ज्यादा मिलने के चांसेस है। वाटर और ड्राई क्लाइमेटिक्स अगर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में हो और यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी मिल जाए और रिवर का बेसिन हो, तो सबसे बेस्ट रीजन मिल जाता है। तो आंसर इज सी, वेस्ट एंड साउथ इंडिया। दूसरे पार्ट को अगर हम देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और गैंगटिक वेस्ट बंगाल के अंदर में अगर हम देखते हैं, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल के अंदर में, वेस्ट बंगाल में पानी की ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से जूट काफी अच्छा ग्रो होता है। बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर में, हरियाणा में कॉटन जैसी चीजों को हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है अगर गवर्नमेंट अपनी इरिगेशन फैसिलिटी को और बढ़ा दे तो। और पंजाब रीजन में भी सेम चीज है कि अगर हम यहाँ पे पानी की क्वांटिटी अगर ज्यादा बढ़ा दें तो यहाँ पे भी ग्रो किया जा सकता है। बट डेफिनेटली जो नेचुरली यहाँ पे जो हमारी कॉटन है उसके लिए सूटेबल यहाँ पे लैंड नहीं है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इट इंक्लूड गुजरात एंड दी महाराष्ट्र, बट नॉर्थ वेस्ट अलॉन जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ये नहीं है। डेफिनेटली काफी और दूसरे रीजन में भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें देखना है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, वो हमारा साउथ इंडिया ही है। नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स है, डेफिनेटली यहाँ पे पानी तो मिलेगा आपको, लेकिन उतना नहीं मिलेगा, उतनी ह्यूमिडिटी नहीं है। जब भी आप समुद्र के आसपास जाते हैं तो आपको मॉइस्चर दिखाई देता है, ह्यूमिडिटी दिखाई देती है। तो उस तरह की ह्यूमिडिटी इसको ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। तो डेफिनेटली हमें जो आंसर यहाँ पे बेस्ट दिखाई देता है, साउथ एंड जो सदर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया है, वहां पे हमें जो कॉटन है वो ज्यादा मिलने की ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं बाराक वैली, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। बाराक वैली के अंदर में आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर में अगर हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एक रिवर यहाँ से आती है इधर की तरफ में। इसको हम जनरली बोल रहे हैं बराक रिवर। तो जो बराक रिवर की जो वैली है, उस जहाँ पे अभी भी वाटर की प्रेजेंस है, वो उसको हम बोलेंगे बाराक वैली। और हमें इन चारों में से बताना है कि बराक वैली में क्या होगा। जो भी की रिवर की वैलीज होती हैं उसमें वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इन चार में से अगर हम देखेंगे तो किसको सबसे ज्यादा वाटर चाहिए? जूट को सबसे ज्यादा यहाँ पे वाटर चाहिए। डेफिनेटली तीनों को ही, यानी चारों क्रॉप को यहाँ पे वाटर चाहिए, लेकिन आपको आंसर अकॉर्डिंगली देना है। यानी बाराक वैली के पास में भी वो रीजन होना चाहिए। डेफिनेटली बाराक रीजन के पास में ये टी जो है ये भी ग्रो हो सकती है, शुगर केन भी ग्रो हो सकता है, कॉटन भी ग्रो हो सकता है। लेकिन जब बाराक वैली को हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको पता चलेगा कि इस एरिया में ज्यादा क्वांटिटी में वाटर होने की वजह से सबसे ज्यादा जूट ही ग्रो किया जाता है। जबकि सूटेबल ये तीनों चीजों के लिए, यानी चारों चीजों के लिए सूटेबल हो सकता है। इसका आंसर देख लेते हैं। जूट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बाराक वैली जो है ये आसाम में आपको दिखाई देगी, और उधर की साइड में ह्यूमिड और वार्म कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है। सेंटीमीटर में अगर देखेंगे रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर है। जूट को आप जानते हैं गोल्डन फाइबर के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन के लिए एक वरदान है। ये यहाँ पे ही जनरली ग्रो हो पाता है। बांग्लादेश का जब सेपरेशन हुआ 1971 में, तो काफी ज्यादा, लगभग 85% जो बिजनेस है इंडिया का जूट का, वो चला गया था टूवर्ड दी बांग्लादेश। बट अब हम उसको दोबारा से रिट्रीव करना चाहते हैं, दोबारा से रिसीव करना चाहते हैं। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जूट के जो पैकेट्स हैं, यानी अगर इंडिया में कोई भी शुगर केन खरीदता है बड़े लेवल पे और कोई भी वीट खरीदता है बड़े लेवल पे, तो उसके जो पैकेट्स हैं, यानी वीट में 100% पैकेट्स जो है वो जूट के होने चाहिए। और शुगर केन, शुगर का जो क्रिस्टल्स होते हैं जो हम खाते हैं, चीनी, उसके एटलीस्ट 20% जो है वो ये जूट से बने होने चाहिए। इसके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। टी की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आसाम में मिलेगा, जैसे मैंने बताया सेम वैली में मिलेगा, लेकिन बाराक वैली में नहीं मिलेगा। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा वैली में यहाँ पे मिलेगा। हाई क्वांटिटी के और हाई क्वालिटी के टी यहाँ पे आसाम रीजन में दिखाई देते हैं। टी को ग्रो करने के लिए हमें जनरली जो वाटर है स्लांट चाहिए होता है। जब स्लांट होगा यहाँ पे पानी, यानी पहाड़ होगा जब प्रॉपर, तब वहां पे आपको टी ग्रो करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं।
वहीं पे अगर शुगर केन की अगर हम बात करेंगे तो शुगर केन को भी कंपैरेटिवली लेस पानी चाहिए होता है, लेकिन फिर भी अगर दूसरी क्रॉप से कंपेयर करें तो ज्यादा पानी चाहिए होता है। यानी कॉटन और जूट से अगर कंपेयर करेंगे तो इसको कम पानी चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरे क्रॉप से अगर कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो कल्टिवेटेड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया बट नॉट अ डोमिनेंट क्रॉप इन बाराक वैली। डेफिनेटली बाराक वैली में के अलावा भी शुगर केन डेफिनेटली यूपी आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का इंडिया के अंदर में। तो यहाँ पे ये ग्रो होगा, लेकिन बाराक वैली का जहाँ पे आंसर आता है तो ये वहां से काफी ज्यादा दूर है। शुगर केन वहाँ पे इतना ज्यादा मेन जो क्रॉप है बाराक वैली में नहीं ग्रो की जाती है। ऐसे ही कॉटन जो है वहाँ पे जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर में ग्रो नहीं की जाती है। तो आंसर इज ए, दैट इज जूट। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर अ गुड कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। व्हीट को ग्रो करने के लिए आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि इंडिया में अगर हम पंजाब की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हरियाणा की अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें यूपी की, बात करें हम बिहार की, तो यूपी की तो, और थोड़ा बहुत पार्ट उत्तराखंड में, थोड़ा बहुत पार्ट एमपी में, तो इन वाले पार्ट्स के अंदर में सबसे ज्यादा हमें व्हीट ग्रो करते हुए दिखते हैं लोग। तो ऐसा क्या है इन पर्टिकुलर स्टेट्स में, टेम्परेचर। टेम्परेचर काफी ज्यादा है और रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे दिल्ली और हरियाणा के आसपास की बात करेंगे तो 70 से 90 सेंटीमीटर की ही रेनफॉल यहाँ पे एनुअली होती है। तो डेफिनेटली इतनी रेनफॉल इसको लिए चाहिए होती है व्हीट के लिए। तो हैवी रेनफॉल जहां भी होगा वो हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा, मॉडरेट जहां भी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर इतना भी हमें ज्यादा नहीं चाहिए होता है कि वो डेजर्ट में ही कन्वर्ट हो जाए। तो व्हीट की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ये डेफिनेटली एग्रीकल्चर चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि कितना टेम्परेचर इन सब चीजों को चाहिए होता है। तो एक मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। सो फर्स्ट आंसर इज एक्चुअली करेक्ट, मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। यहाँ पे ऑप्टिमम अगर ग्रोथ चाहिए तो हमें अच्छी ग्रो जो जर्मिनेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन अगर चाहिए, व्हीट का टाइमली ग्रो किया जाए, सो किया जाए, और टाइमली अगर इसको कट किया जाए, हार्वेस्ट किया जाए, तो डेफिनेटली इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। और ये टाइमली होने के लिए हमें जो सुटेबल कंडीशन है वही चाहिए होते हैं। तो ज्यादा हॉट और ज्यादा कोल्ड इसको नहीं चाहिए होता। एडिक्वेट मॉइस्चर विदाउट वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो आंसर होगा ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर करेक्टली मैच। किसको करेक्टली यहाँ पे मैच किया गया है। करेक्टली अगर हम मैच की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे केरला के अंदर में टेपोइका डेफिनेटली ग्रो नहीं किया जाता। महाराष्ट्र कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, वाटर की अवेलेबिलिटी नॉर्मल है, बट ब्लैक सॉइल अवेलेबिलिटी है। तो कॉटन यहाँ पे ग्रो किया जा सकता है, डेफिनेटली इससे ये करेक्ट लग रहा है। वेस्ट बंगाल, जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया, वेस्ट बंगाल और जो बंगाल ईस्ट बंगाल है जिसको बाद में पाकिस्तान और उसके बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये जो वेस्ट बंगाल है वहां पे जूट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली ये भी करेक्ट है। तो गुजरात और ग्राउंड नट, ये तो आप जानते ही होंगे, ये जो गुजरात है वहां पे ग्राउंड नट कितना ज्यादा, मूंगफली कितना ज्यादा खाया जाता है। तो आप इससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि अगर दो स्टेटमेंट अगर आपके करेक्ट हो जाएं, कॉटन और जूट, तो सेकंड और थर्ड जहां पे करेक्ट है, तो सेकंड और थर्ड जो है, जो सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट नहीं है दोनों, सेकंड और थर्ड इसमें भी करेक्ट नहीं है, तो ये दोनों आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। गुजरात में अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होती है तो पहले ऑप्शन पे आप चले जाइए, पहला ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे गलत है। तो थर्ड ऑप्शन यानी ये जो तीन है, थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्टली मैच्ड हैं। बट जो हमारा फर्स्ट वन है दैट इज रॉन्ग, केरला में टपोइका नहीं ग्रो होता है। तो डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हमें दिखता है। देख लेते हैं आंसर को। महाराष्ट्र के अंदर में कॉटन यहाँ पे, और वेस्ट बंगाल में जूट, और गुजरात के अंदर में ग्राउंडनट यहाँ पे ग्रो होती है। तो हमारा जो आंसर होगा इसके अंदर में डी इज करेक्ट। केरला को छोड़ के महाराष्ट्र कॉटन, वेस्ट बंगाल जूट, गुजरात ग्राउंडनट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। लोकल सप्लाई ऑफ द कोल इज नॉट अवेलेबल। लोकल सप्लाई का मतलब है उसी के आसपास कोई हमारी जो जो रिजर्व्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, उसी से हमें लोकल सप्लाई मिलेगी। तो किसको ये लोकल सप्लाई अवेलेबल नहीं है, डेफिनेटली उसको नहीं होगी जो रिजर्व से दूर होगा। तो रिजर्व से दूर इनमें से कौन सा होगा,
क्या जमशेदपुर इससे दूर है? क्या दुर्गापुर इससे दूर है? क्या भिलई इससे दूर है? अगर आप यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको इसका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा कि जो एरिया सबसे ज़्यादा, यानी अगर इंडिया की अगर हम बात करेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू और इस पर्टिकुलर पार्ट से, यहाँ पे ज़्यादातर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोकेटेड है। अगर आप किसी दूर एरिया में रहते हैं, मान लीजिए यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर में डायरेक्ट लोकल सप्लाई तो आपको नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जमशेदपुर, दुर्गापुर और भिलई, ये तीनों रीजन हमारे इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर में आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे लोकल सप्लाई आपको मिल रही है, लेकिन जहाँ नहीं मिल पा रही है वो होगा हमारा वीएसएल भद्रावती के अंदर में, हमें लोकल सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। आंसर को देख लेते हैं। वीएसएल भद्रावती जो कि हमारी कर्नाटका में है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कर्नाटका ये वाला जो पार्ट है काफी दूर है, तो लोकल सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तो डेफिनेटली कोल यहाँ से नॉर्दर्न कर्नाटका में नहीं पहुंच पाएगा। जमशेदपुर झारखंड के अंदर में झरिया कोल फील्ड आपने सुना होगा। वेस्ट बंगाल जो है वो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर में है। यहाँ पे जो लोकल सप्लाई रानीगंज से और अनंतसोल कोल फील्ड से यहाँ पे मिल जाती है। छत्तीसगढ़ के अंदर में है भिलाई, जो यस, और यहाँ पे जो कोरबा और जो रायगढ़ कोल फील्ड है वहां से यहाँ पे हमें सप्लाई मिल जाती है। तो आप इसको एक कॉमन सेंस से भी यहाँ पे इस आंसर को कर सकते हैं। अगर आपको इन लोकेशंस के बारे में पता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर आपने एक बार भी डायग्राम को देखा है, तो ये आंसर आपके लिए कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो बी आंसर इज करेक्ट। वीएसएल भद्रावती इज नॉट टेकिंग जो कोल है वो नियर बाय जो की सप्लाई है वहां से वो नहीं ले रहे हैं। सो लोकल सप्लाई इज नॉट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड? कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है? यहाँ पे बात की गई है थर्मल पावर प्लांट इडुक्की के अंदर में है क्या? जो सुब्रनी जो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सुब्रंगिरी के अंदर में है क्या? घाट प्रभा के अंदर इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या? रामगंगा के अंदर में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है क्या? तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इडुक्की जो है यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट होना एक थोड़ा-सा यहाँ पे डाउट हो सकता है। लेकिन जो सुब्रहगिरी हो गया, घटप्रभा हो गया, घटप्रभा, रामगंगा, यहाँ पे डेफिनिटली बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स मेनली इसमें लगाए गए हैं। ये ज़्यादातर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अंदर में हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, हम यहाँ पे फिशिंग भी कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक्वा कल्चर भी कर लेते हैं, हम यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट भी कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे की जा सकती हैं। ऐसे प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सो आंसर जो होगा हमारा ए इज करेक्ट। इडुकी जो है वो एक हाइड्रो पावर प्लांट है। मैच द फॉलोइंग के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए रॉन्ग हो जाता है। तो फर्स्ट को छोड़ के अगर हम यहाँ पे, जो कि केरला में एग्जिस्ट करता है, इडुक्की डैम है यहाँ पे केरला के पास में, ये एक बहुत ही बड़ा आर्क डैम है एशिया का। अगर हम यहाँ पे सुब्रीगिरी की अगर हम बात करेंगे तो सुब्रीगिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है केरला के अंदर में, करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे घाट प्रभा की अगर हम बात करेंगे दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ड्रॉट प्रोन एरिया जो कर्नाटका है उसको कवर करने के लिए रामगंगा भी एक उत्तराखंड के अंदर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और फ्लड कंट्रोल के लिए इसको यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की, अगर पिछले वाले क्वेश्चन की आप आंसर समझ गए होंगे, सो हमारा जो आंसर होगा दैट इज द ए आंसर इज करेक्ट। ए आंसर के बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे 16 क्वेश्चन की तरफ, आप इस पहले जो हमारा ग्राफ है इसको पूरे अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो लोकेशंस मेंशन की गई हैं वो कौन कौन सी इसके अंदर में लोकेशंस यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो वो हमें बताइएगा। 1996 में क्वेश्चन पूछा गया ए बी सी डी। ऊपर जस्ट आपको दो हमें यहाँ पे लोकेशंस दी गई हैं। एक है टिग्रिस, टिग्रिस के नाम से अगर आप जान जाएं तो आपको पता चल सकता है कौन कौन सी लोकेशन है। ये ए जो लोकेशन है ये इराक होगी, दिस इज इराक। अगर हम बी लोकेशन की बात करें तो ये आप जानते होंगे कि ये मेडिटेरेनियन के इस साइड, यानी इसके इस साइड अगर हम देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, उसके ईस्ट वाले साइड में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। सी वाला रीजन, बड़ी कंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया ये लोकेट किया गया है। और ये पार्ट है हमारा जॉर्डन, जो कि हमारे इसराइल के बिल्कुल पास में है। तो ये वाले जो चार कंट्रीज है, डायरेक्टली मैपिंग से क्वेश्चन हमारा
हो सकता है और ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। डायरेक्टली इसको पढ़ना है। अब जैसे कि हम 2024-23 की बात करें तो यूक्रेन में जो बहुत सारा कुछ इश्यू चल रहे थे, उसी से डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो अब ये जो क्वेश्चन्स होते हैं हमारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन्स होते हैं और ये डायरेक्टली जो हमारे करंट में चलने वाली जो कंट्रीज़ होती हैं, आईआर में जो न्यूज़ में रहती हैं कंट्रीज़, उसी के बारे में कई बार जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर इज़ सी, इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन। दिस इज़ एक्चुअली करेक्ट। इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन, दीज आर करेक्ट आंसर। सीरिया जो है वो वेस्ट ऑफ इराक है, सऊदी अरेबिया जैसे मैंने बताया सीरिया और इराक के बीच में है, जॉर्डन जो है वो हमारे सीरिया के हमारे साउथ में है और जो हमारे वेस्ट में है सऊदी अरेबिया की। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। आपको एक बार फिर बता दें कि हमारा जो चहल अकेडमी का प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स वो शुरू होने जा रहा है। 120 दिन का ये पूरा कोर्स होगा, 4 महीने की इसमें क्लासेस है, 500 से ज़्यादा घंटे की क्लासेस होने वाली है। डेली क्लास होके उसका जो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी क्लास में ही होगा, करंट अफेयर सेशन अलग से किया जाएगा और सारे पीवाईक्यूज जैसे हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं, इसी तरीके से और ज़्यादा डिटेल के अंदर में यहाँ पे इस सेशन में किए जाएंगे। प्रीलिम से किस तरीके से आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। जनरल स्टडीज की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 2 से 7:30 पीएम तक चलने वाली है। सी सेट जो है वो सैटरडे संडे होगा, 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक ये क्लास चलेगी और करंट अफेयर जो भी हमारा पिछला करंट अफेयर होगा जो भी यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये क्लास सैटरडे को चलने वाली है। अगर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी है। जीएस, सी सेट और करंट अफेयर की फीस जस्ट 14,999 और जो जीएस और करंट अफेयर है अगर आप सी सेट नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, 12,999 पे करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए और भी इस तरह के जो वीडियोस लाते जा रहे हैं। अभी हम 96 का किया, इससे पहले हमने 95 का किया था। अब धीरे धीरे हम 97 और धीरे धीरे करके 2024 के एग्जाम तक यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये ऑप्शन को हम टैकल कर सकते हैं। आगे वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।